हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस CISF LDC 2025. This paper is conducted by UPSC and it was conducted last week of अप्रैल। अप्रैल के लास्ट वीक में जो संडे था उस दिन कंडक्ट हुआ है, तो बहुत रिसेंट है, जस्ट 1 मंथ बिफोर सिविल सर्विसेज। और इसके हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और गाइस ट्रस्ट मी, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से इन्होंने उठाया है। तो यूपीएससी की ये टेंडेंसी है कि क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी को फॉलो करना, और वी शुड ऑल्सो फॉलो इट। मैं आपको दिखाऊंगा लाइन टू लाइन, और बाकी आगे पीछे की लाइंस को भी हम थोड़ा रीड करेंगे, जिससे आप लोगों को हेल्पफुल होगा। और कुछ इनको बार बार रीड करने से चीज़ें याद होती हैं, और विजुअली, और अगर कोई बोल के सुनाता है तो और अच्छे से याद होती है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। 21 नंबर पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का था, देखिए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के इवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो गाइस ये फर्स्ट चैप्टर से है, इवोल्यूशन, जिसको लोग जनरली पढ़ते नहीं है। देखिए उससे कैसे क्वेश्चन बनता है। कह रहा ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीज। कह रहा जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ वो है वो बढ़ी है। ठीक है। कह रहा इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन द मटेरियल इनसाइड द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड। देखो ये तो सही है कि जो मटेरियल है इनसाइड सेपरेट हो गया है, क्योंकि देखिए क्रस्ट, आप अगर ऐसे देखें तो ऊपर क्रस्ट, मेंटल, कोर और मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी, डेंसिटी वेरी कर रही है गाइस दोनों की, तो उसके हिसाब से सेपरेट हो गया। अब आपको यहाँ डाउट हो सकता है कि क्या ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ा है। गाइस यस, डेंसिटी बढ़ी है जब मेटल कंप्रेस हो रहा है। देखिए नीचे और कंप्रेशन बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ेगी तो कंप्रेशन होगा। ठीक है। और कंप्रेशन होगा गाइस तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। कोई चीज कंप्रेस करोगे आप, हाई प्रेशर पे कंप्रेस करोगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इसके गाइस दोनों आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको मैं इसका सोर्स दिखाता हूँ। ठीक है, लेट मी शो यू द सोर्स। कहाँ से है भैया, ये देखिए। देखो ये चैप्टर पहला है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसमें आप देखिए ये पैराग्राफ पढ़िए। द अर्थ वॉज मोस्टली इन वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्रीमोडियल स्टेज। स्टार्टिंग में अर्थ वोलेटाइल स्टेट में था, एंड देन आफ्टर, ठीक है, देन ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज। यही लाइन आई है गाइस एग्जाम में, ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीज्ड। देन आगे देखिए सेम कंटिन्यूअस पैराग्राफ। एज ए रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड the material inside started getting separated depending upon their densities, and this allowed heavier material like iron to sink towards the center। देखिए हमने जो ये पढ़ा है पूरा, तो यहाँ पे आयरन हम क्या पढ़ते हैं, नीफे, और ऊपर क्या पढ़ते हैं, सियाल और सीमा। सॉरी ये मैंने यही बना दिया था, मतलब नीचे नीफे है और ऊपर क्या है, सियाल और सीमा। सियाल किस में है, कॉन्टिनेंट में, और सीमा ओशंस में। तो वही कह रहा है कि आयरन जो है वो सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द लाइटर मटेरियल मूव्स टुवर्ड्स द सरफेस, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस्ड इनटू स्मॉलर साइज। वो फिर बाद में जब सॉलिडिफाई हुआ तो कंडेंस हो गया। एंड दिस लेटर डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस इज फ्रॉम द क्रस्ट। आउटर सरफेस को क्रस्ट बना, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मून ड्यू टू जायंट इम्पैक्ट was giant impact, the earth was further heated up, and it is through a process of differentiation the earth forming material gets separated into different layers starting from surface part with crust, mantle and core। ये गाइस एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ है, और जो मैंने ये डार्क किया है ब्लू से, ये दिस वन एंड दिस वन, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में आया है। ठीक है। तो गाइस देखिए ऐसे एग्जाम में रिपीट करता है। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीज, इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन द मटेरियल स्टार्टिंग। मतलब देखो ये इसके बाद कंटिन्यूटी में है, आप पढ़ेंगे भी तो ऐसा ही लग रहा है कि हाँ दोनों सेम सी लाइन। तो इसका आंसर सी हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जैक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठाया, कह रहा है विद रेफरेंस टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ओशन क्रस्ट। ओशन क्रस्ट, अब देखो खुद भी आप पहले आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए कह रहा है ओशनिक क्रस्ट आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यंगर, देखिए आपने पढ़ा होगा मिड ओशनिक रीजेस। मिड ओशनिक रीजेस क्या होगा गाइस, कि ये यहाँ ऐसे पढ़ा होगा, यहाँ से निकलता रहता है लावा, ये लावा निकलता रहता है और यहाँ पे सॉलिडिफाई होता रहता है। तो दिस वन, ये ओशन है गाइस, पूरा ओशन के अंदर हो रहा है, इनसाइड ओशन।
तो दिस वन सॉलिडिफाई, तो ये यंगर है ना, लावा आ रहा है यंगर हुआ। और जो यहाँ कॉन्टिनेंट्स है, ये कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ की रॉक पे तो ओल्डर हो गई क्योंकि यहाँ पे कोई लावा नहीं आ रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि ओशनिक क्रस्ट आर मच यंगर देन, क्रस्ट इज मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एकदम सही लाइन है। और कह रहा है द ओशनिक क्रस्ट रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ मिड ओशनिक रीजन शो सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये भी सही है, आंसर इज सी। गाइस क्या कह रहा है कि ये मिड ओशनिक रीज है, ठीक है। यहाँ से दूसरा पेन लेते हैं। दिस वन इज एमओआर मिड ओशनिक रीज। और मान ली इक्वी डिस्टेंस, मान ली इक्वी डिस्टेंस दोनों तरफ आए, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल, एक्स एंड एक्स। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज, वो क्या कह रहा है गाइस, अब देख लीजिएगा स्पेलिंग, प्रॉपर्टीज वो सेम है, प्रॉपर्टीज आर सेम। केमिकल भी है, ये तो मैग्नेटिक लिखा है, यहाँ पे केमिकल भी है एंड अदर प्रॉपर्टीज आर फिजिकल, केमिकल सब प्रॉपर्टीज सेम है। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि रॉक ही सेम है ना, यहीं से जो रॉक आई है वो यहाँ सॉलिडिफाई हुई है, सेम रॉक, तो प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो इसका आंसर गाइस क्या हो गया, सी। अब देखिए एग्जैक्ट, एनसीईआरटी में देखिए एग्जैक्ट लाइन दिखाता हूँ आपको, देखिए कह रहा है रॉक्स, दूसरा पेन लेते हैं, इक्वी डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रीजेस शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज। देखिए ये सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड इक्वी डिस्टेंस ऑन आइदर साइड, एक कीवर्ड पकड़िए, ऑफ मिड ओशनिक रिज, रिमार्केबल सेम वर्ड है, रिमार्केबल सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसने बस केमिकल हटाया बीच में से, बाकी सेम रखा है। देखिए ओशनिक क्रस्ट आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब देखिए गाइस ये उसकी थ्योरी है जो मिड ओशनिक रिज वाली है, तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो ओशनिक रिजेस के बारे में सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस, एमओआर, मिड ओशनिक रिजेस को एमओआर पढ़ेंगे हम। द वोल्केनिक eruption आर कॉमन, वोल्केनिक eruption होते हैं, दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा, लावा आ रहा था, जो अभी हमने पढ़ा था गाइस कि ये है, यहाँ से लावा आते जा रहा है दोनों तरफ, ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा, ठीक है। तो यही पहला पॉइंट। देन दूसरा हमने पढ़ लिया इक्वी डिस्टेंस और रिमार्केबल सिमिलैरिटीज। रॉक क्लोजर टू मिड ओशनिक रीजेस आर हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर यंगेस्ट। देखो जो पास में होंगे यहाँ पर, ये तो यंगेस्ट होंगे ना, जो दूर आ जाएंगे वो सॉलिडिफाई होंगे, वो थोड़े ओल्डर होंगे। एंड द एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेस एज द वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रस्ट, एमओआर। देन ओशनिक क्रस्ट जो है वो यंगर है एंड द एज ऑफ रॉक्स इन ओशनिक क्रस्ट इज नोवेयर मोर देन 200 मिलियन इज, इससे ज्यादा पुराने नहीं है वो ओशनिक क्रस्ट, सिंस द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर 3200 मिलियन ईयर ओल्ड। ये सब रिमार्केबल प्रॉपर्टीज हैं गाइस, तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी उसके प्रूफ में। तो कह रहा था सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन, सेडिमेंट्स बहुत थिन थे। साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इफ द ओशन फ्लोर्स वर ओल्ड एज कॉन्टिनेंट have to have complete sequence of sediments for a period of much longer duration. Nowhere was the sediment column found to be older than 200, मतलब sediment 200 से ज्यादा 200 मिलियन ईयर से पुराने नहीं थे और वेरी थिन थे, बस इतना याद रखिए, थिन एंड 200 मिलियन, 200 million year old. Then deep trenches have deep-seated earthquakes occurring while in mid-oceanic ridges the quaky foci have shallow. यार डीप जो ट्रेंचेस हैं, मतलब ट्रेंचेस मतलब वेरी डेप्थ, जहाँ की ट्रेंच बहुत ही ज्यादा हाइट है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंच, वहाँ पे अर्थक्वेक डीप सीटेड है बहुत, बट जो मिड ओशनिक रिज है उसके अर्थक्वेक बहुत ही जो फोकस है वो शैलो है, बहुत ही पास है, मतलब जो यहाँ से जो डेप्थ है फोकस की, वाले यहाँ फोकस है वेरी लेस है, लेस एज कम्पेयर टू दिस वन। ये कुछ फैक्ट्स थे जिसको थ्योरी को, ये हैरी हेस की थ्योरी है गाइस, ठीक है, हैरी हेस, इतना भी याद रखेंगे, हैरी हेस कभी कभी क्वेश्चन कहीं से भी देता है गाइस, एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन भी, दोनों स्टेटमेंट इजीएस्ट, दोनों इजी हो गए गाइस। देन एक और क्वेश्चन इसी पेज से है, देखिए ये इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर क्वेश्चन है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट। देखो क्या रहा है, द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म्स इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। जो सबडक्शन जोन है गाइस, देखो हिमालय में क्या था, यहाँ से इंडियन प्लेट आई थी, ऊपर क्या था, यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन, ये इंडियन प्लेट, यहाँ पे सबडक्शन जोन हुआ था गाइस। तो जो सबडक्शन जोन हुआ था, कह रहा वो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है, हाँ सही है, सबडक्शन जोन ही नॉर्दर्न, यही तो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है, इसके बाद हिमालय खत्म हो जाएंगे, तो नॉर्दर्न मोस्ट है। देन ईस्टर्न मार्जिन इज स्प्रेडिंग, ईस्टर्न गाइस क्या है, दिस वन ईस्टर्न मार्जिन इज स्प्रेडिंग साइट, ये स्प्रेडिंग साइट है, लाइंग टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक रीज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशंस। मतलब ये पूरा जो आगे तक बढ़ता गया, तो ये जो ओशन था साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के लाइंग वेस्ट ऑफ, ये
जो ओशन है गाइस, इसके वेस्ट में ही है ना ईस्टर्न मार्जिन, बस यही बोल रहा है। कह रहा है ईस्टर्न मार्जिन इज ए स्प्रेडिंग साइट एंड लाइंग टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ एन ओशनिक रिज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। गाइस इसके दोनों दोनों आंसर सही है, सी। और एविडेंट भी है, पढ़ने से लग रहा है हाँ ठीक है कि यहाँ नॉर्दर्न मोस्ट है, जो ईस्टर्न है वो उसके जनरली ईस्ट वेस्ट ज्योग्राफी में गलत देता है। बट गाइस दीज लाइंस आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, तो इसको हम गलत नहीं कर सकते और सही भी है ये। देखिए गाइस कह रहा है इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन। इंडियन प्लेट्स के अंदर ये दोनों है। फिर कह रहा था सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय, देखिए यहाँ से पढ़िए, सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयस फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट, यहाँ तक। ठीक है गाइस, कह रहा था सबडक्शन जोन इन द हिमालय फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट। अब कह रहा था देखो इन द ईस्ट इट एक्सटेंड्स द रॉकी नियोमा माउंटेन्स, इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, ऑफ द म्यांमार टुवर्ड्स द आइलैंड ऑफ जावा ट्रेंच। अब यहाँ से पढ़िएगा गाइस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एग्जैक्ट, ये जो दिस वन ये फर्स्ट स्टेटमेंट है एंड दिस वन इज सेकंड। कह रहा देखो ईस्टर्न मार्जिन इज स्प्रेडिंग साइड, ये लिखा था लाइंग ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक रीज इन साउथ वेस्ट। देखो याद रखिए ईस्टर्न मार्जिन ईस्ट एंड साउथ वेस्ट पैसिफिक, इतना याद रखिए। ईस्टर्न मार्जिन ईस्ट में ही है और साउथ वेस्ट पैसिफिक है, और जो वेस्टर्न मार्जिन है वो किरथार माउंटेन्स है पाकिस्तान, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, मकरान कोस्ट भी है। फिलहाल आप याद रखिए ईस्टर्न मार्जिन ईस्ट में साउथ पैसिफिक, साउथ वेस्ट पैसिफिक, और वेस्टर्न किरतार माउंटेन्स, ईस्टर्न में ईस्ट है और साउथ वेस्ट है। ठीक है, और देखो यही लाइन जहाँ पे भी देखेंगे, देखिए ईस्टर्न, यहाँ वेस्ट, ये गलत हो गया ना, मैं तभी कह रहा था ईस्ट वेस्ट जनरली गलत देता है। और गाइस आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझ रहे हैं आप क्या गलती, देखो कितना खेलता है, बहुत थोड़ा सा खेला और आंसर गलत करवा दिया। ठीक है, जो स्प्रेडिंग रीजेस है लाइज इन द इंडियन ओशन नॉट दी साउथ वेस्ट, ये इंडियन ओशन में है साउथ वेस्ट पैसिफिक, बट वो तो सही है साउथ वेस्ट पैसिफिक ही है, बट यहाँ पे इसने वेस्ट पार्ट बदला है। ठीक है, ये देखो आप, अब आपको ट्रिक भी याद हो जाएगी, ईस्टर्न विद ईस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं हम, मुझे तो लगा एकदम एग्जैक्ट लाइन टू लाइन दे दिया है, बट आप लोगों के साथ डिस्कस करने पे मुझे पता है। देखो ईस्टर्न मार्जिन जो है स्प्रेडिंग साइड लाइंग ईस्ट, ईस्टर्न मार्जिन ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ साउथ वेस्ट पैसिफिक, साउथ वेस्ट पैसिफिक ठीक है, लेकिन ईस्टर्न मार्जिन लाइंग ईस्ट है, और ईस्टर्न मार्जिन इज ए स्प्रेडिंग स्पॉट लाइंग वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओशन रिजर्व। तो ये गलत हो गया गाइस, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर विल बी ए। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये जनरली लोगों को इतना याद नहीं रहता। देखिए कह रहा मोर डिसकंटिन्यूटी इज एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। देखो अब डिसकंटिन्यूटी याद करने का एक तरीका है गाइस, मैंने एक ज्योग्राफी का छोटा सा पार्ट पढ़ा है, पार्ट 1 अभी आपको मेरे चैनल प्रेफिनिटी पे आप जाएंगे तो उसमें आपको एक सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स प्रीलिम्स फाइनल स्प्रिंट सीरीज। ठीक है, प्रीलिम्स फाइनल स्प्रिंट सीरीज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के भी पार्ट 1 मिलेंगे, पार्ट 2 स्टिल रिकॉर्ड करने हैं, अगर टाइम मिलेगा एग्जाम से पहले तो हम करेंगे, लेकिन मैंने पार्ट 1 में हर टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया है। तो गाइज मोहो डिसकंटिन्यूटी अप्रोच में मैंने एक ट्रिक बताता हूँ, देख गाइज कोमोरे कोमोरे को कॉनरेड मोहो रेपिटी और फिर GULE। ठीक है, कोमोरे ये से याद करते हैं, कोमोरे और GULE। ठीक है, कोमोरे GULE। तो ये को जो है वो क्रस्ट, विद इन क्रस्ट है, विद इन क्रस्ट, और मोरे है, मो है क्रस्ट एंड मेंटल में, देन ये रेपिटी विद इन मेंटल, एंड देन ये GU मेंटल एंड कोर, एंड देन ये विद इन कोर। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, एक बार देख लेना कुछ गलत ना होगा, ऑर्डर सही है गाइस, कोमोरे GULE ये ऑर्डर सही है, और मो वाला जो है ये क्रस्ट मेंटल ये भी सही है,
एक बार जीयू का देख लेना, जीयू भी मेंटल एंड कोर का ही होता है, एक बार आप फिर भी स्टिल यू शुड कंफर्म इट इन एनसीईआरटी बुक। ठीक है गाइस, देखो मोरे, लेकिन ट्रिक ऐसे याद कर लेना, को मोरे और फिर जीयूएलई। मोहो डिसकंटिन्यूटी इज एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, ये सही है गाइस। कह रहे देखो लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल एस्थेनोस्फेयर, नहीं ये गलत है। देखो अपर लोअर ऐसा कुछ दिखे ना गाइस, तो उसमें आपको डाउट करना है। जैसे यहाँ पे ईस्ट वेस्ट दिखे ना, तो ईस्ट वेस्ट में जनरली यूपीएससी गलत करता है, ये मेरी इंट्यूशन वाली प्रैक्टिस है। इसकी भी मैं एक सीरीज कराता हूँ आपको प्रीलिम्स की, आपको मिल जाएगी लॉजिकल गैसिंग सीरीज, देखो सीखो सीरीज गाइस, देखो सीखो सीरीज आप देखिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएंगे कैसे गैस करना है। मैंने 2023, 22 और 24 का भी कुछ पार्ट कवर किया है, थोड़ा रह रहा है उसको कवर कर देंगे। 5 years तक आई विल ट्राई टू कवर इट। तो कह रहा था लोअर लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, नहीं अपर पोर्शन है गाइस। अब देखो ये एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट है। देखो द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज मेंटल एंड द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी। देखो मेंटल कह रहा है जो पहले एक क्रस्ट है, देन मेंटल आया, तो कह रहा है मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, मतलब मोहो से 2900 तक जाएगा। इन द अपर पोर्शन, देखिए गाइस, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, अपर पोर्शन, और यहाँ क्या लिखा है गाइस, लोअर पोर्शन, दिस इज अपर एंड दिस इज लोअर, तो ये गलत हो गया, आंसर विल बी ए। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है टाइड्स के ऊपर है गाइस। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आपको जनरली आपने पढ़ा ही नहीं होगा ये, या फिर पढ़ा होगा एनसीईआरटी अगर आपने अच्छी से पढ़ी है, बट ये ऐसा जनरली पूछता नहीं है टाइड में। देखो देखो देखो, द टाइम गैप बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन टाइड इज राइजिंग। देखो लो हाई है और टाइड जब राइज कर रही है, मतलब टाइड लो था, लो से जब हाई जाएगी, एंड व्हेन टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड फ्लो एंड फ्लड। अब सही है ये स्टेटमेंट कि जब लो से हाई जा रहा है और जब टाइड राइज कर रहा है तो उसे ही तो फ्लड बोलेंगे। अभी एनसीईआरटी में पहले देखेंगे। अब देखो टाइड्स आर हेल्पफुल इन डिसल्टिंग सेडिमेंट, देखो ये बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है कि हेल्पफुल है डिसल्टिंग सेडिमेंट्स को। हाँ सही है भाई, आंसर क्या हो जाएगा, सी। पहले हम एनसीईआरटी में भी कंफर्म कर लेते हैं, टाइड्स वाला देख लेते हैं गाइस, टाइड्स कहाँ है भैया, टाइड्स ये देखो, ये रहा टाइड्स, ये देखिए यहाँ पर शुरू से पढ़ी, देखो पहले बोल रहा है टाइम गैप बिटवीन हाई टाइड लो टाइड एंड टाइड फॉलिंग, जब हाई हाई से लो जा रहा है और टाइड फॉल कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं गाइस, ईव टाइड, ईव। ठीक है, और व्हेन लो से हाई जा रहा है, देखो नेक्स्ट द टाइम बिटवीन लो टू हाई व्हेन टाइड इज राइजिंग, देखो लो हाई राइजिंग, देन इट इज कॉल्ड फ्लो और फ्लड। ठीक है, दिस इज ईव एंड फ्लड, तो ईव एंड फ्लड का डेफिनेशन याद रहेगा, हाई टू लो फॉल ईव, लो टू हाई राइज फ्लो एंड फ्लड, तो इसका डिफरेंस याद होना चाहिए। और देखिएगा इस नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट देखिए, टाइड्स आर हेल्पफुल इन डीसिल्टिंग ऑफ सेडिमेंट्स, एकदम सेम लाइन है। तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से लाइन पढ़ रहा है, तो आप इसको अगर 10-20 टाइम्स पढ़ भी लेंगे एनसीईआरटी को, तो मैं नहीं कहूँगा कि हमने ज़्यादा बार पढ़ा, क्योंकि इतने करीब से लाइनों को पकड़ना 10-20 बार पढ़ने से पहले नहीं आएगा। टाइड्स आर हेल्पफुल इन डिसल्टिंग सेडिमेंट, सही है, आंसर विल बी सी। देखो लो टू हाई और राइजिंग, तो फ्लो, अगर हाई टू लो एंड फॉलिंग होता तो ईव है। ठीक है, देन नेक्स्ट, देखो गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मार्क्स द वेस्टर्न बाउंड्री, देखो गंगा का वेस्टर्न बाउंड्री बोल रहा है, जब ये गंगा रिवर है तो इसकी सबसे वेस्टर्न पार्ट बोल रहा है। देखो सबसे वेस्टर्न में यमुना ऐसे जाती है, तो वेस्टर्न जो है वो चंबल ही है। घग्गर यहाँ कहीं है गाइस, तो गोमती घग्गर आपने पढ़ा होगा, गोमती घग्गर, गोमती है, घग्गर है, लूनी तो है ही नहीं, लूनी तो गंगा का उधर, लूनी तो और राजस्थान वाला पार्ट में है, तो लूनी तो होगा ही नहीं वैसे भी। और यमुना से पहले तो इधर चंबल आ जाता है, यमुना ऊपर से आती है गाइस ऐसे, इसी गंगा के साथ, और चंबल और इधर कहीं से है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आंसर विल बी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही समझा दिया, और ये एनसीईआरटी के फिगर से समझना था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन जो है दिस वन, थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड एंड मैं कहूँगा इजी, इजी, गुड एंड सीएसई का फेवरेट।
CSE फेवरेट है। ठीक है, कैसे देखिए, ग्रीन हाउस गैस हर बार क्वेश्चन पूछता है और कह रहा है ग्रीन हाउस में भी 2024 में भी पूछा है, CSE 2024 में भी पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन एब्जॉर्ब है, उसमें पूछा था कि जो अर्थ है वो शॉर्ट वेव को सन जो ज्यादा जो है वो सन से जो रेडिएशन आता है उसको एब्जॉर्ब करता है। नहीं, गलत है, जो अर्थ से जाता है ना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब करता है guys, अर्थ। ठीक है जी, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल। अब देखो गाइस इसको याद कैसे करना है, देखो याद मैं याद करवाता हूँ आपको। देखिए सन है, यहाँ सन है, सन का क्या है, टेम्परेचर हाई तो वेवलेंथ लो। अर्थ है, एस देखो रिलेटिवली करना है, टेम्परेचर लो देन वेवलेंथ विल बी हाई, सिंपल। लेमडा टी कांस्टेंट होता है, लेमडा टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, एक इक्वेशन होती है बेस डिस्प्लेसमेंट लो, आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट देखिए लेमडा टी कांस्टेंट है, जब टी बढ़ेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कहने का मतलब। तो अब अर्थ जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या करती हैं, हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती हैं, और जो लो वेवलेंथ है, लो वेवलेंथ उसको क्या करती है, अलाउ करती है। ग्रीन हाउस गैस देखो कार में भी यही होता है गाइस, जो कार होती है हमारी उसको आप धूप में छोड़ दीजिए तो अंदर एकदम से भपका सा बन जाता है। तो इसलिए बनता है क्योंकि जब वो कार के अंदर रेडिएशन जाती है तो वो तो कुछ जाती है बट उसको बाहर नहीं आने देता है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, वो मिरर ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करता है। तो ठीक है, तो यही है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज, एब्जॉर्ब कौन सा करता है गाइस, दिस वन, हाई वेवलेंथ। अब इनमें से सबसे हाई वेवलेंथ कौन सा हो जाएगा गाइस, यूवी से हाई तो इंफ्रा का होता है, इंफ्रा हो जाएगा गाइस इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर इसका इंफ्रारेड हो जाएगा, इजी क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही है। देन दिस इज सम ऑफ द करंट अफेयर क्वेश्चंस, मैं आपको करवा दूंगा अलग से। ठीक है, और एक और ये क्वेश्चन कर लेते हैं, कह रहा है इनमें से खरीफ कौन सी है गाइस, खरीफ क्रॉप। अब देखिए गाइस आप एमएसपी पढ़ते होंगे, ठीक है, एमएसपी, एमएसपी में क्या होता है, इसको याद कर लीजिए गाइस। एमएसपी, इसमें 7 होती है रबी और 14 होती है खरीफ। अब आपको खरीफ याद ना भी हो तो कम से कम 7 रबी, तो रबी क्रॉप तो 7 ही है, इसको तो आप याद करके जा ही सकते हैं गाइस। देखो कितना भी आसान है, वीट, वीट बार्ले मस्टर्ड, ये तो याद हो ही जाएगा, WBM। ठीक है, वेस्ट बंगाल मैनेजमेंट, तो वीट बार्ले मस्टर्ड ये तो आपको याद हो ही जाएगा 100%। देन मसूर, मसूर है, देन सेफ्लावर, वीट बार्ले मस्टर्ड मसूर सेफ्लावर, इतना तो आप याद कर लीजिए। देन एक और है ग्राम, यही लिख देता हूँ यहाँ पर नीचे, ग्राम। ठीक है, 6 हो गए, और कौन सा रह गया है, एक शायद रैपसीड रह गया, रैपसीड। ठीक है, रैपसीड, तो ये है रबी। अब खरीफ भी पैडी, वीट, पैडी, ज्वार बाजरा रागी मेज तूर मूंग उड़द ग्राउंडनट सैफफ्लावर सनफ्लावर। ठीक है, देखो इसमें है सैफफ्लावर, इसमें है सनफ्लावर, फर्क है, ये इसको कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिए इसमें से खरीफ पूछा है तो रबी वाले हटा देते हैं। देखिए मस्टर्ड एंड रैपसीड इसको तो आप पता ही होगा, और कॉटन खरीफ होता है, कॉटन इज खरीफ क्रॉप। तो 3 एंड 4 आंसर नहीं आएंगे, 1 विल कम, एंड ग्राम इज ऑल्सो हेयर, ग्राम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देखिए ऐसे याद कर लीजिए, ग्राम सर्दी का मामला है। ठीक है, ग्राम सर्दी ऐसे याद कर लीजिए, कुछ ट्रिक बना लीजिए। फिर ये कुछ साइंस टेक के वो हैं करंट अफेयर, ये मैं करंट अफेयर की अलग से एक स्मॉल पार्ट ऑफ वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसको कवर कर लेना, मेरे चैनल पे 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ज्योग्राफी है, लगभग सब हो गए हैं। हाँ देखिए ये कितना बेहतरीन सवाल है, कह रहा है ब्लैक सॉइल हेल्प्स रेन फेड क्रॉप्स टू सस्टेन ड्राई सीजन। हाँ, जो ब्लैक सॉइल है वो रेन फेड मतलब विदाउट, जिसमें रेन नहीं होता गाइस, सस्टेन ड्राई सीजन। हाँ, क्योंकि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देयर कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब जब बारिश है उस समय इन्होंने वो कर लिया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, व्हेन देयर इज नो रेन देन दे विल रिटेन द मॉइस्चर एंड दे विल हेल्प द क्रॉप। तो दोनों सही है, एंड एक्सप्लेन भी कर रहा, ए विल बी द आंसर। अब देखो गाइस इसको मैं एनसीईआरटी में सेम लाइन दिखाता हूँ, इसका ही मैंने, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एक सॉइल का गाइस, आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी सॉइल की, तो उसको आप कवर कर लीजिएगा।
ठीक है, शायद मैंने इसको नहीं डाला है, मिस हो गया है, मिस हो गया है क्या? शायद मिस हो गया गाइस। हाँ वो मिस हो गया है, कोई बात नहीं। ये देखिए ये रहा, ऐसे कैसे मिस होगा, देखिए गाइस। ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल और उसार सॉइल कौन सी है गाइस? उसार, उसार सॉइल। ये आप कमेंट करके बताइएगा मेरे, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्तों। देन देखिए, ब्लैक सॉइल को रेगर और ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। कॉटन सॉइल, कॉटन खरीफ क्रॉप। देखो, द ब्लैक सॉइल आर वेरी क्लेई, डीप, impermeable. They swell and become sticky when wet and shrink when dried. So during, देखो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरिंग ड्राई सीजन द सॉइल डेवलप्स वाइड क्रैक्स, इसलिए इसको सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सेल्फ फ्लोइंग। बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर, स्लो एब्जॉर्प्शन एंड स्लो लॉस ऑफ मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल, देखो यहाँ से थोड़ा सा जूम करके और अंडरलाइन करते हैं। देखो, ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विच हेल्प्स द क्रॉप, स्पेशली द रेन फॉर्ड वंस, टू सस्टेन द ड्राई सीजन। देखो रेन फेड को ड्राई सीजन सस्टेन कर सकता है, इसका रीजन पहले दिया है इसने, तो उसने वैसे ही करके बनाया है स्टेटमेंट। देखो यहीं पर है स्टेट के क्वेश्चन, ये रहा, देखो ये यही मैंने ऊपर ही डाल दिया था। तो क्या हो गया, ब्लैक सॉइल हेल्प्स रेन फेड क्रॉप्स टू सस्टेन द रेन फेड क्रॉप्स टू सस्टेन द ड्राई सीजन, ब्लैक सॉइल कैन रिटेन द मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बोथ आर करेक्ट, आंसर विल बी ए। ठीक है, और ये क्वेश्चन है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है कि नॉट अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। देखो गुजरात तो नहीं होगा, गुजरात इज अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। देखो ऐसे लिख लेते हैं, पार्ट है ये भी, पार्ट ऑफ गुजरात से तो बहती है नर्मदा, सरदार सरोवर डैम। तो फोर तो आंसर में नहीं है, सॉरी टू तो आंसर में नहीं आएगा। देन महाराष्ट्र से भी है, छत्तीसगढ़ से तो बहुत स्मॉल पोर्शन है, महाराष्ट्र से देखो, गुजरात महाराष्ट्र से है ही। एक इसकी तवा रिवर भी है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, तो थ्री भी आंसर में नहीं आएगा। अब यू आर लेफ्ट विद वन एंड फोर। देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से वहां से निकलती है, तो इसका पार्ट होने की प्रोबेबिलिटी, राजस्थान में जाने का उसका कोई चांस नहीं है, तो आंसर शुड बी डी। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो गाइज आप इसका नर्मदा वाले पार्ट का आंसर कमेंट करिएगा, आंसर कमेंट। मेरे हिसाब से गाइज आंसर डी होना चाहिए, नॉट अ पार्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। बट यू शुड ऑल्सो कमेंट कि कौन, ठीक है छत्तीसगढ़ ऐसा है। देखो गुजरात महाराष्ट्र का तो मैं श्योर हूँ, मैं भी श्योर हूँ, वैसे आंसर लगभग सही है, बट स्टिल कोई कोई ऐसे ऐसे सोर्स ले आते हैं अच्छे अच्छे, जो बच्चे जो हम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, तो डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट इट। ठीक है, सो राजस्थान इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। सो हमने ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इस CISF LDC के पेपर से। अच्छे क्वेश्चन थे गाइज। ये प्रणाम स्कीम है गाइज, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं करवा दूंगा एक वीडियो इसके ऊपर। और यहाँ से हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस खत्म हुए, आशियन वाशियन आया हुआ है, और एनलॉग स्पेस मिशन, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट NCERT के सोर्स मैंने दिखा दिए। ठीक है, तो गाइज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन प्रेफिनिटी एजुकेशन, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसका टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप यू कैन कनेक्ट विद मी एंड बी अ पार्ट ऑफ प्रेफिनिटी फैमिली। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो जो जुड़े सब सक्सेसफुल हो, और आगे चल के अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, और इंजॉय करें लाइफ को। बिकॉज गाइज जितने दिन आप यहाँ पे रहेंगे, जितने दिन आप तैयारी करेंगे, उतने दिन ये एक मैं कहूँगा दलदल की तरह है ये, इसमें यू विल बी ट्रैप्ड। और आप, मैं प्रे करूँगा गॉड से कि आप यहाँ से निकलिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि गाइज जब तक आपकी एज पूरी नहीं हो जाएगी ना, आप जा नहीं पाएंगे, ऐसा दलदल हो जाता है गाइज। और फिर 2-4 साल बाद क्या होता है, अपना तैयारी करते हैं, और ना ही आप प्रॉपर तरीके से अपनी हॉबी या अपनी करियर के बारे में फॉलो करते हैं, और यू गाइस जस्ट स्टार्ट वेस्टिंग योर टाइम इन, क्योंकि सिलेक्शन हो नहीं रहा है, मेहनत बहुत कर ली है, किस्मत साथ दे नहीं रही है, और फिर आप क्या करेंगे, जस्ट फाइंडिंग अ रीजन फॉर द फेलियर। क्योंकि ये गाइस ये फेलियर नहीं है, क्योंकि इतने लोग हैं, इतना हाई कंपटीशन है, आपकी किस्मत खराब है, बस ये कहूँगा, लक इज नॉट इन फेवर ऑफ यू। आपने मेहनत कर ली है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। जिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता है गाइस, तैयारी करते रहिए, और नहीं तो यहाँ से निकल ही जाइए, दिल्ली छोड़िए, अपने घर जाइए, कुछ स्टार्टअप करिए, कुछ बढ़िया करिए अपने लाइफ में, कुछ एग्रीकल्चर फील्ड में करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, कि यहाँ पे रह के अपना टाइम मत खराब करिए बस। भैया स्टार्ट अर्निंग, अपना अर्निंग सोर्स ढूंढिए, कुछ सस्टेनेबल अर्निंग होना चाहिए गाइस। हम सस्टेनेबल हर जगह पढ़ते हैं, सस्टेनेबल हर चीज में सस्टेनेबल होना चाहिए, अर्निंग शुड ऑल्सो भी सस्टेनेबल।
कि आपकी जनरेशन भी आराम से ले और आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी आराम से आपकी अर्निंग पे डिपेंडेंट हो सके। दैट शुड बी सस्टेनेबल इन द लाइफ। सो यहीं पे हम एंड करते हैं अपने डिस्कशन को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।